यस, ओके एसके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो डियर स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग द लॉ ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने डिस्कस किया था डियर, ओके, डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस डिस्कस किया था, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, और हम लोगों ने बेसिक देखा था किसका, मोमेंट का। और मोमेंट की एक थ्योरम थी, दैट इज वेरिंगटन्स थ्योरम, वो हम लोगों ने डिस्कस की थी और फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डियर लॉ ऑफ मोशन से, और आज हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है फ्रिक्शन से। कोई भी जेईई का एग्जाम होगा डियर, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, सो डिटेल में स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन को, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से टच करेंगे भाई, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो प्लीज, किसी का कोई प्रीवियस लेक्चर का डाउट हो या कोई कुछ भी अगर पूछना चाह रहा है, बताना चाह रहा है तो बोलो प्लीज, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई डाउट हो भाई, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो अभी। यस, गुड इवनिंग। सर एक बार ये स्टैंड रिकॉल करवा दिया था, जो प्रीवियस लेक्चर होता है ना, थोड़ा हमारा ब्रश अप हो जाता है। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, वो करवा देंगे एक्चुअली में ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आप लोगों के पास अवेलेबल है ही, और आज तो क्योंकि वो मैं करवाता हूं जब लिंक्ड होता है ना टॉपिक। अब वो तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर ही नया स्टार्ट हो गया है, आज सब कुछ उसका प्रीवियस से कोई लिंक ही नहीं है। हाँ, जब टॉपिक लिंक्ड होगा तो हम एक क्विक रिकैप देखते ही हैं प्रीवियस का। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है सर, म्यूट वाला कर दो ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन से स्टार्ट करना है हमको, फ्रिक्शन स्टडी करना है आज। और फ्रिक्शन को समझने के लिए सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझना होगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझना होगा, क्योंकि फोर्सेस को समझने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है भाई। सो एज यू नो वेरी वेल, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन्स। ओके, सो न्यूटन ने 3 लॉज दिए मोशन के, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं, क्विक उनको देखेंगे। आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। अच्छा, जब आपको नहीं भी पता था ना, तब से यूज करते आ रहे हो आप लोग, और बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के न्यूटन्स लॉ यूज करते हैं, ठीक है। उनको भले ही पता ना हो, लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में उनको यूज ही करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डियर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। सो अ बॉडी और ऑब्जेक्ट in rest will remain in rest, a body or object in motion will remain in motion until unless it is subjected to an external force. Very simple, ठीक है। So Newton's first law states that every object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to the change its state by the action of an external force। ये जो डेफिनेशन लिखा है, बुक का डेफिनेशन लिखा है मैंने, ठीक है। ये क्योंकि बुक का डेफिनेशन भी आपके सामने है, और सिंपल शब्दों में अगर समझना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। ये तो सब जानते ही हैं ये सब। देखो, जो न्यूटन्स के लॉ है ना, न्यूटन्स के लॉ वही हैं जो सब यूज कर रहे थे, बस न्यूटन्स ने उसको एक फॉर्म दे दिया, ओके। और उन्होंने उसको वर्ल्ड के सामने फिर पेश किया, और जब उन्होंने पेश किया उसको वर्ल्ड के सामने, फिर उसके एप्लीकेशन से बहुत सारी चीजें पॉसिबल हुई, ठीक है। अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं, क्या एक 3 साल का बच्चा क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यूज नहीं करता है? वो बिल्कुल करता है। वो अपना कोई भी अगर खिलौना, कोई भी टॉय कहीं पे रख देगा, ठीक है, जहां पे भी उसका जगह होगा वहां पे रख देगा। नेक्स्ट डे आके वो वहीं से आके उठाएगा ना, उसको पता है वो यहीं मिलेगा। जब तक वो कोई उसको छेड़ेगा ही नहीं, ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा ही नहीं, तो वो तो वहीं रहेगा ना, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। सिंपल, यही न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ओके। कैसे इसको यूज करेंगे फ्रिक्शन में, वो देखेंगे अभी। और अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही एप्लीकेशन है हमारे पास, ठीक है। कैसे? देखो भाई,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि, स्टेटमेंट देख लो पहले क्या लिखा है और फिर हम समझेंगे इसको अपनी लैंग्वेज में। फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिंपल, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या है? ये मतलब है, इसको समझते हैं भाई ध्यान से। देखो देखो, दैट इज, ये कोई भी बॉडी है डियर, ये कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मास कितना है? बॉडी का मास है m। सपोज इस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे। कैसे? इस बॉडी के ऊपर सपोज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये सपोज इसके ऊपर एक्ट कर रहा है फोर्स F1, ये इसके ऊपर एक्ट कर रहा है फोर्स F2, और ये इधर से इसके ऊपर एक्ट कर रहा है फोर्स F3। सो दिस बॉडी इज सब्जेक्टेड विथ 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3। ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपको बोलूं इन 3 फोर्सेस से आपको नेट फोर्स निकालना है कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, कैसे फाइंड करेंगे भाई? अब फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना आपको अच्छे से आता है। कितने भी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना हो, कैसे निकालोगे? आप सिंपल क्या करोगे? वेक्टर एडिशन कर दोगे ना। वेक्टर एडिशन कर दोगे, आपको फोर्सेस का रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये हम पहले ही प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। सो जो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर डियर एक्ट करेगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर एडिशन से फाइंड कर लेंगे। दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल 3 फोर्सेस F1, F2, F3, F1, F2, F3, दिस। ठीक है। और सपोज अगर मैं बोलता हूं कि जो नेट फोर्स ये बॉडी के ऊपर आ रहा है ना, जब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इन तीनों के रिजल्टेंट को ही मैं क्या बोल रहा हूं? नेट फोर्स बोल रहा हूं। ये जो नेट फोर्स है डियर, सपोज ये मैं बोल रहा हूं नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है, अगर ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में अगर ये नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगा ना, उसी बॉडी में, उसी डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन आएगा। उसी डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। तो इस डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगी भाई। इस डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी? एक्सीलरेट कर जाएगी। एक्सीलरेट कर जाएगी मतलब एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? एक्सीलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी इसकी चेंज होगी टाइम के साथ, ये मतलब है। ओके, स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट ये बोलता है, देखो, कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। भाई ध्यान से देखते रहना आप, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। इसका बहुत एप्लीकेशन है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। सिविल ब्रांच में, मैकेनिकल ब्रांच में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आप देखोगे। नेट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट, बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है। मोमेंटम किसको बोलते हैं भाई? मोमेंटम किसको बोलते हैं यार? मोमेंटम इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी। तो न्यूटन साहब ने बताया कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है ना, तो वो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है। तो अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगा, इसका मतलब बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा। और अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा, तो किस रेट से वो मोमेंटम चेंज कर रहा है, वही नेट फोर्स के इक्वल होगा। वही किसके इक्वल होगा? नेट फोर्स के इक्वल होगा। करके देखते हैं, आ जाओ। सो दैट मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, दैट इज रेट लेंगे इसका डी बाई डी टी, मोमेंटम में चेंज, दैट इज ये दिस। ठीक है। अब भाई मास तो कांस्टेंट है ना, मास थोड़ी चेंज होगा फोर्स लगने से, मास तो सेम ही रहेगा, है ना। मास तो सेम रहेगा, तो मास को क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन से अगर बाहर रखते हैं, सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू m टाइम्स कितना हो जाएगा? dv बाय dt। और ये dv बाय dt क्या होता है डियर? ये क्या है? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv बाय dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन। सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, यहां से फॉर्मूला बनता है m टाइम्स एक्सीलरेशन, मास टाइम्स एक्सीलरेशन।
करेक्ट स्टेटमेंट बताऊं, देखो आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे, कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पता क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है ये बताओ भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये बोलते हैं अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है जी F इक्वल्स टू ma, ये है F इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये तो उसका इक्वेशन हो गया ना, लेकिन ऐसे थोड़ी बताना है। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है, वाइवा में पूछता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये नहीं बताओगे आप, स्टेटमेंट बोलोगे। और स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट, जो बोल रहा हूं लिख लेना इस बार, ये वाला, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन। यहां पे डायरेक्शन वाला टर्म मिसिंग है, बुक से उठाया है, इन्होंने मिस किया हुआ है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन दैट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। अब मोमेंटम किसको बोल रहे हैं, मोमेंटम क्या है, m टाइम्स वेलोसिटी है ना। अब मोमेंटम चेंज होगा मतलब मास तो चेंज होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, मास तो चेंज होगा नहीं, तो मोमेंटम चेंज कैसे होगा, फिर वेलोसिटी चेंज होने से ही होगा ना मोमेंटम। वेलोसिटी चेंज होने से ही मोमेंटम चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है, अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करता है ना तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन आता है, और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, एक्सीलरेट करेगी। उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, एक्सीलरेट कर जाएगी। सिंपल, ये इक्वेशन यूज करेंगे, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू m टाइम्स एक्सीलरेशन, एंड दिस इज एप्लीकेबल हियर, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर मोशन, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ ये, एंगुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखो किसी बॉडी के अंदर लीनियर मोशन होगा, लीनियर मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लीनियर मोशन के लिए फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो बॉडी मोशन में नहीं आएगी ना। मोशन में तो तभी आएगी जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, है ना। अब ये बॉडी है, ये बॉडी यहां पे रखी है, ये अपने आप थोड़ी मोशन में आएगी, ये लीनियर मोशन में कब आएगी, जब इसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। तो वो जो आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, जितना भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, नेट फोर्स इक्वल्स टू जो भी इसका मास है m टाइम्स जिस एक्सीलरेशन से जाएगी वो मास टाइम्स एक्सीलरेशन, सिंपल। और ठीक है, लेकिन अगर किसी बॉडी को घुमाना हो, अगर किसी बॉडी को घुमाना हो मतलब उसको एंगुलर मोशन में लाना हो, तो एंगुलर मोशन के लिए भाई कौन रेस्पॉन्सिबल है, लीनियर मोशन के लिए तो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, लीनियर मोशन के लिए तो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। एंगुलर मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एंगुलर मोशन के लिए टॉर्क रेस्पॉन्सिबल है। एंगुलर मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, टॉर्क रेस्पॉन्सिबल है। तो एंगुलर मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ये भी देख लो। एंगुलर मोशन में है अगर बॉडी, एंगुलर मोशन, अगर बॉडी एंगुलर मोशन में है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट इज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी is equals to rate, is equals to rate, 1 minute, is equals to rate of change, rate of change in angular momentum, rate of change in angular momentum, rate of change in angular momentum, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। भाई बड़ा सिंपल है, लीनियर मोशन की बात करेंगे तो लीनियर मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फोर्स रेस्पॉन्सिबल। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, नेट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो एंगुलर मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, टॉर्क रेस्पॉन्सिबल है। तो नेट टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वेरी सिंपल, ठीक है। सो क्या इक्वेशन बनेगा, इधर से देखो, नेट टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज, रेट लगाएंगे भाई dy dt, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दैट इज mvr, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। अगेन m क्या है, v, सॉरी m क्या है यहाँ पे मास, v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और r क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ रोटेशन, r क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन। और आप एक रिलेशन जानते होंगे अच्छे से कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ओके, r क्या होता है डियर यहाँ पे, व्हाट इज r हियर, r इज द एंगुलर वेलोसिटी,
दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। आर क्या है यहां पे? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहां से अगर मैं रिप्लेस कर दूं v को, तो v की जगह क्या लिख सकता हूं? आर ओमेगा। तो क्या आएगा यहां से? क्या आएगा देखना, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, दैट इज m इंटू वी की जगह आर ओमेगा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? आर स्क्वायर ओमेगा। क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर ओमेगा। अब m क्या है? मास है, मास तो कांस्टेंट है ना। आप इसको ऐसे देख सकते हो ना भाई, देखो सपोज ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है भाई, ये कोई पार्टिकल है, इधर देखो ये कोई पार्टिकल है, ये ठीक है, ये कोई पार्टिकल है डियर, इसका मास कितना है? इसका मास m है। अब ये यहां से इस सेंटर से ये दैट इज, ये कौन सा कलर आ गया? ये वाला। ये देखो इसके अबाउट, ये सपोज यहां से धागे से बंधा हुआ है r रेडियस पे, r रेडियस पे, ठीक है, और ये ऐसे सर्कुलर मोशन में है, एंगुलर मोशन में है, इस तरह से। इसका मास कितना है? इसका मास m है। और ये जो v वेलोसिटी है ना डियर, ये अगर इस टाइम पे इधर की तरफ जा रहा है ना, तो ये इसका v वेलोसिटी इधर की तरफ होगा ना, ये वेलोसिटी हो गया v। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, m क्या है? इसका मास है। ओके, तो मास तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज नहीं होने वाला है। r क्या है? रेडियस ऑफ रोटेशन है। क्या r चेंज होगा? r भी चेंज नहीं होगा। तो m और r को बाहर लेंगे डिफरेंशिएशन से, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो कितना आएगा यहां से? दैट इज नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू एंगुलर मोशन के लिए m r स्क्वायर तो बाहर आ गया भाई, क्या आएगा? d बाई डी टी ओमेगा, d बाई डी टी ओमेगा। ये d ओमेगा बाई डी टी क्या बनेगा? d ओमेगा बाई डी टी क्या बनेगा? है d ओमेगा बाई डी टी क्या बनेगा? देखो ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। चलो भाई सब लोग चैट में मेरे को आंसर करेंगे, d ओमेगा बाई डी टी ये टर्म क्या बनेगा? देखते हैं कौन कौन सही आंसर करता है। d ओमेगा बाई डी टी, इस टर्म को क्या बोलेंगे हम? क्या बोल सकते हैं इसको? खालिद जी का आंसर आया है। और कोई क्या बोलेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। भाई ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। भाई v क्या होता है? v होता है लीनियर वेलोसिटी। तो dv बाई डी टी क्या हो गया? dv बाई डी टी क्या हो गया? dv बाई डी टी क्या हो गया? लीनियर एक्सीलरेशन हो गया ना। v है लीनियर वेलोसिटी, dv बाई डी टी क्या हो गया? लीनियर एक्सीलरेशन। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो d ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा? तो d ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। वेरी सिंपल, एंगुलर एक्सीलरेशन। डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। इतनी सी तो बात है बस। और अभी के लिए इसको एज एन इंफॉर्मेशन ले लो, 2 लेक्चर के बाद हम इसको कवर करेंगे। ये जो एम आर स्क्वायर टर्म है ना डियर, एम आर स्क्वायर टर्म, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से डिनोट करते हैं। कैसे आता है, क्या होता है, ये आफ्टर 2 लेक्चर्स हम डिटेल में देखेंगे। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ की बात थी तो मैंने यहां पे आपको ये चीज बता दी। ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगा यहां से? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू आई अल्फा, इज इक्वल्स टू आई अल्फा। खत्म। ये 2 इक्वेशन है भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अगर लीनियर मोशन है F इक्वल्स टू एम ए, एंगुलर मोशन है T इक्वल्स टू आई अल्फा, बस। ठीक है, तो एंगुलर मोशन के लिए इस तरह से अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। लीनियर मोशन के लिए तो आप करते आ रहे हो काफी टाइम से। एंगुलर मोशन के लिए अगर आपको कोई डाउट होगा या बहुत टाइम पहले देखा होगा तो आपका एक ये ब्रशअप हो गया होगा। ठीक है, रिवाइज टाइप हो गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बोलो भाई। इसमें किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई डाउट हो तो बोलो।
कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो फिर ठीक, आगे चलते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया, अभी इसको अप्लाई करेंगे। अगर किसी को कुछ लग रहा है ना कि सर फील नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छा लॉ तो समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गई, लेकिन फील नहीं आ रहा, फील आना जरूरी है ना। अगर यहां पे क्लास लगा रही हो डियर, एक एक चीज फील हो जाना चाहिए, फील आएगा, ठीक है, फील आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करो, जैसे फ्रिक्शन में इसको लेके जाऊंगा मैं, फील आ जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या मतलब है चीजों का, F इक्वल्स टू एम का मतलब क्या है, कहां पे यूज करेंगे, सब फील आ जाएगा, बस थोड़ी देर वेट करो। अभी मैंने आपको बता दिया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, क्या इसका इक्वेशन है, क्या इसका स्टेटमेंट है, ठीक है, कैसे इसका इक्वेशन बनता है स्टेटमेंट से, वो हमने बात की है अभी तक। ठीक, चलो भाई आगे अगर मैं बात करता हूं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है तो क्या सिंपल एक्शन रिएक्शन की बात है, ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बस एक इतनी सी बात है और इतनी सी स्टेटमेंट पे, इतनी सी लाइन से जब इसको साइंटिस्ट ने समझा, इसको अप्लाई किया, तो जितने भी सारे स्पेस मिशन हैं, जितने भी रॉकेट्स जा रहे हैं, जितने भी शिप्स चल रहे हैं, वो सब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही तो चल रहे हैं, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, आप अगर बोट में जा रहे हो, बोट में जा रहे हो, आप पानी को जितना पीछे की तरफ पुश करोगे, पानी आपको उतना आगे की तरफ पुश करेगा, यही तो है, जितना आपने पानी पे फोर्स लगाया, ठीक है, उतना पानी ने आप पे लगाया, आप आगे चले गए, यही है बस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी रॉकेट्स वगैरह जाते हैं स्पेस में, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ही तो है पूरा। कभी आपने कोई अगर वीडियो वगैरह देखी हो, ठीक है, किसी रॉकेट लॉन्च होने की, सो आप लोगों ने डियर यहां पे इस तरह से आप लोगों ने जरूर ये देखा होगा, ठीक है, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इधर से थ्रस्ट निकलता है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा थ्रस्ट इधर से प्रोड्यूस करता है ये स्मोक, जितना ज्यादा ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा उतना ही स्पीड से निकलेगा बाहर, यही है बस एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, तो ये लगा नीचे की तरफ थ्रस्ट और ये चला गया यहां से ऊपर, सिंपल। ठीक है, बस यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, चलो ये तो बात होगी सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। सो न्यूटन्स के देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब तक बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो जैसे ही बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो बॉडी के ऊपर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, m टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, देखो दोनों कनेक्टेड है, जब तक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, जैसे ही बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगा तो बॉडी एकदम से एक्सीलरेट करेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट करेगी। ठीक है, और वो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, बॉडी के मास टाइम्स एक्सीलरेशन के। ये सेकंड लॉ है। और थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस ये है न्यूटन्स के थ्री लॉज। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, अगर डिटेल में जाने लगे ना तो न्यूटन्स लॉ पे ही 3 क्लास हो जाएंगी, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ पे IIT नीट की या JEE की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग में JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको ये न्यूटन्स लॉ पता होना चाहिए और इसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, फिजिक्स में लॉ बनते हैं डियर, और इंजीनियरिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है, सिंपल। तो जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लॉज, उसका जो एप्लीकेशन है वो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं भाई किसकी, फ्रिक्शन की। अब आओ फ्रिक्शन की बात करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन की अगर बात करें सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहूंगा भाई, इधर देखो। ठीक है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट यहां पे अगर अपन प्लेस कर दे, कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेस कर, ध्यान से देखना भाई,
अभी देखना आप न्यूटन की लॉ की पावर भी देखोगे आप। अभी ये कोई बॉडी रखी है भाई सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखी है। न्यूटन साहब ने क्या कहा था अपने फर्स्ट लॉ में? न्यूटन साहब ने कहा था अगर बॉडी कोई रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मान लिया। और जब बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा तो वो एक्सीलरेट करेगी। एक्सीलरेट करेगी मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होगा, है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा। सिंपल। ठीक है, अब ये एक बॉडी रखी है भाई मेरे हाथ पे। ठीक है, मेरे हाथ पे की बॉडी रखी है फोन। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया थोड़ा सा। ये बॉडी रेस्ट पे है तो मेरे को पता है रेस्ट पे रहेगी जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन मैंने इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई किया, बहुत स्मॉल अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया, ये तो मोशन में आई नहीं, ना ये एक्सीलरेट हुई है। भाई मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये मोशन में नहीं आई, ना ये एक्सीलरेट हुई है, तो मतलब न्यूटन साहब ने तो कहा था बॉडी रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन फोर्स लगने के बाद भी तो ये रेस्ट पे ही है। ये फोर्स लग गया, ये देखो इसके ऊपर फोर्स लग गया, ये लग गया फोर्स, ये तो अभी भी रेस्ट पे है, मोशन में नहीं आ रही है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है इसका? क्या न्यूटन साहब मजाक तो नहीं करेंगे हमारे साथ? ठीक है, ये हम कुछ मिस कर रहे हैं यहां पे। चलो भाई कौन बोलेगा? या तो न्यूटन साहब मजाक करेंगे हमारे साथ, ठीक है, इस तरह बोल के, या हम कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो चीज हो सकती है। तो क्या रीजन है इसका भाई, बोलो क्या इसका रीजन होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? फोर्स लगने के बाद भी ये मूव क्यों नहीं किया? फोर्स लगने के बाद भी ये मूव क्यों नहीं किया? मैं अगर बोल रहा हूं कि इसके ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर मैंने ये फोर्स अप्लाई कर दिया भाई P, ये P फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने इस ब्लॉक के ऊपर, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी भी रेस्ट पे है। तो अगर ये P फोर्स अप्लाई करने के बाद भी रेस्ट पे है तो ऐसा क्या हो रहा है? ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो क्यों नहीं कर रहा? जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये मोशन में क्यों नहीं आ रहा? ये नहीं समझ में आ रहा, ये बता दो मेरे को। बोलो भाई, करो आंसर, पता है आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, पता होगा। जो भी आपको समझ में आ रहा है आंसर करो। मास ऑफ द बॉडी बोल रहे हैं। एक मिनट। फोर्स शुड बी ग्रेटर देन मास। अच्छा, एसके जी बोल रहे हैं मास ऑफ बॉडी। अच्छा, अक्षित बोल रहे हैं द फोर्स अप्लाइड नॉट मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट। ओके, नॉट मास। ओके ठीक है, वेट। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया। देखो न्यूटन साहब का समझो। पहली बात तो जो न्यूटन्स ने जो लॉ दिए हैं ना, उन्होंने सिर्फ लॉ इसलिए नहीं दिए हैं कि वो लॉ सिर्फ आप अर्थ पे यूज कर लो। वो लॉ दिए गए हैं, आप स्पेस में जाके यूज करोगे, स्पेस में भी वो लॉ वैलिड रहेंगे। ठीक है, इस बॉडी को आप स्पेस में ले जाओ, इस बॉडी को, किसी भी बॉडी को स्पेस में ले जाओ, कितनी भी हैवी बॉडी को स्पेस में ले जाओ, उसको आप टच कर दो एक बार स्पेस में ले जाके, वो रेस्ट पे है, उसको आप टच कर दो एक बार, वो मोशन में आएगा और वो कभी नहीं रुकेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर दोबारा फोर्स ना लगे उसको रोकने के लिए। ठीक है, अगर यहां पे मैंने इसके ऊपर P फोर्स लगाया, ये फिर भी रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई तो ऐसा फोर्स है जो इसको अपोज कर रहा है, कोई तो ऐसा फोर्स है जो क्या कर रहा है? इसको अपोज कर रहा है। और वो कौन सा फोर्स है? वही तो फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है डियर। अब ध्यान से अगर न्यूटन्स लॉ को दोबारा समझेंगे ना, सेकंड लॉ को, तो उन्होंने क्या बोला? नेट फोर्स इज इक्वल टू m टाइम्स एक्सीलरेशन, ये बोला गया। जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगा तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट करेगा उस डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट होगी। ठीक है, बट यहां पे इन सरफेसिस के बीच में एक ऐसा फिनोमेना हो रहा है, एक ऐसा फिनोमेना हो रहा है जो मोशन को होने से रोक रहा है। उस फिनोमेना का नाम क्या है? उसका नाम फ्रिक्शन है।
तो जैसे ही आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो तुरंत इन सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आया। फ्रिक्शन फोर्स आएगा किधर? इधर की तरफ। ये आएगा फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं नेट फोर्स निकालता हूं इस बॉडी के ऊपर, तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स चेक कर लो, दैट इज P प्लस माइनस फ्रिक्शन फोर्स। इधर की तरफ P लगाया पॉजिटिव, इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाया नेगेटिव। और फ्रिक्शन, अगर ये फोर्स इतना इनफ नहीं है कि ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे, तो फ्रिक्शन इसको रोक के रखेगा, मतलब फ्रिक्शन इसके इक्वल रहेगा। नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो है भाई, नेट फोर्स जीरो है। न्यूटन साहब कोई मजाक करके नहीं गए ना, झूठ बोल के गए हैं। बॉडी के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, नेट फोर्स जीरो आएगा। अगर नेट फोर्स जीरो आएगा इसका मतलब बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगी। ठीक है, बॉडी के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स तो लगा दिया P, लेकिन नेट फोर्स बॉडी के ऊपर अभी भी जीरो है। जितना आपने P लगाया ना उतना फ्रिक्शन आ गया, तो उसको उसने रोक रखा है। ये है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन डियर कहां पे एक्ट करेगा? फ्रिक्शन डियर टू सरफेसेस के बीच में एक्ट करेगा। कहां एक्ट करेगा? टू सरफेसेस के बीच में एक्ट करेगा। और फ्रिक्शन हमेशा ये चाहेगा, फ्रिक्शन की चाहत क्या है? फ्रिक्शन हमेशा ये चाहेगा कि दो सरफेस जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है वो हमेशा कांटेक्ट बना रहे, कांटेक्ट अलग ना हो। फ्रिक्शन यही चाहेगा, दो सरफेस जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है वो हमेशा कांटेक्ट बना रहे, एक दूसरे से ये सरफेसेस अलग ना हो। अगर आप फोर्स लगाते हो ना इसको इससे अलग करने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा? इसका अपोज करेगा, सिंपल। तो फ्रिक्शन क्या है डियर? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच में एक्ट करता है और वो मोशन को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। मोशन को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ 4-5 बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहां पे जैसे कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हो, फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है ना, उनके कॉन्टैक्ट, इन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट है ये दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों की प्रॉपर्टी है। ठीक है, फ्रिक्शन कितना ज्यादा होगा या कम होगा वो दोनों सरफेस पे डिपेंड करेगा। ठीक, विच opposes the relative motion, which opposes the relative motion। उन दोनों सरफेस के बीच में होने वाले मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, उसको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, सिंपल। ठीक है, चलो अब फ्रिक्शन के बारे में 2-4 पॉइंट है भाई, वो देख लेते हैं जल्दी से। इधर देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज, फर्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन हमेशा कहां एक्ट करेगा? फ्रिक्शन acts between surfaces or between two surfaces हमेशा दो सरफेस के बीच में डियर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। इट ऑलवेज, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, ऑलवेज अपोज द मोशन। हमेशा क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा भाई। तो जिस डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा होगा या जिस डायरेक्शन में मोशन होने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट एक्ट करेगा। ठीक है, मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, किधर एक्ट करेगा? दैट इज ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन, ऑलवेज एक्ट्स इन a direction perpendicular to direction of motion, always acts in a direction opposite to direction of motion, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा और मोशन होने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, और टेंडेंसी ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा या जिस डायरेक्शन में मोशन होने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करेगा भाई। दो सरफेसेस के बीच में मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, समझ में आती है बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और
मोशन के तो अपोजिट एक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन दो सरफेसिस के बीच में एक्ट करेगा ना, उसका सरफेसिस के रेस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा? देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल, always acts parallel to the plane of surface, always acts parallel to the plane of surface। जिस सरफेस पे डियर फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना, ठीक है, तो उस सरफेस का जो प्लेन होगा उसके पैरेलल एक्ट करेगा हमेशा। मतलब क्या है, अभी फिगर बना के दिखाऊंगा क्या मतलब है इसका, ठीक है। चलो एक दो पॉइंट और है, उनको लिख लेते हैं, फिर फिगर से समझते हैं, उसके बाद फिगर से समझेंगे किधर एक्ट करेगा भाई फ्रिक्शन, मोशन के अपोजिट और सरफेस के पैरेलल, ये ध्यान रखो अभी, मोशन के अपोजिट सरफेस के पैरेलल, ठीक है, ठीक है, ओके। और अगर नेक्स्ट बात करें तो दैट इज, एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन surface area, does not depend upon surface area। फ्रिक्शन कभी भी सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये मत बोल देना कि सरफेस, अगर कोई बॉडी है उस बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस पर फ्रिक्शन ज्यादा आएगा, सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन कम आएगा, ये कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डियर डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डिपेंड करता है टाइप ऑफ कांटेक्ट पे। जो भी दो बॉडीज की मैं बात कर रहा हूं ना, जिन दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट कैसा है इस पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन। कांटेक्ट जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, कांटेक्ट दोनों सरफेस के बीच में जितना रफ होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। अब आप किसी भी बॉडी को आप क्या करो, आप अज्यूम करो, इमेजिन करो कोई बॉडी है, उस बॉडी को आप किसी मस्त मॉल में गए हो, मॉल में क्या बिल्कुल स्मूथ टाइल्स लगी होती है, वहां पे आप बॉडी को पुश कर रहे हो, ठीक है, पुश कर रहे हो आप, इजीली पुश हो जाएगा, चला जाएगा आगे, ठीक है। वो सेम बॉडी को आप बाहर रोड पे लेके आओ, ठीक है, कंक्रीट की रोड पे लेके आओ, रोड पे आप उसको पुश करो जरा, क्या इजीली पुश हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा आ गया ना, जो उसको अपोज कर रहा है। बॉडी सेम है, उसका सरफेस एरिया उतना ही है अभी भी, बट पहले जो कांटेक्ट था, कांटेक्ट बहुत स्मूथ था, पहले बहुत ही स्मूथ टाइल्स के ऊपर था उसका कांटेक्ट, अब क्या आ गया, उसका कांटेक्ट अब रफ हो गया बहुत ज्यादा, कंक्रीट की रोड के साथ उसका कांटेक्ट हो गया। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा डियर? टाइप ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, कैसा कांटेक्ट है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। सो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कांटेक्ट, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कांटेक्ट, दैट इज कांटेक्ट कैसा है आपका, स्मूथ है कि रफ है, स्मूथ और रफ, ठीक है। अभी बस देखते रहना, जो भी डाउट होगा सारा एक साथ लेंगे भाई, कंप्लीट करेंगे इसको पहले, ठीक है, बेसिक कंप्लीट करेंगे फ्रिक्शन का, उसके बाद जिसका जो भी डाउट होगा सारा एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद मैं अगर बात करता हूं तो एक चीज की अगर यहां पे और बात करता हूं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन, किसकी बात कर रहा हूं? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब नॉर्मल रिएक्शन जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं? एन से। नॉर्मल रिएक्शन क्या है भाई? नॉर्मल रिएक्शन क्या है? देखो भाई ध्यान से, अब ये बॉडी है डियर, ये बॉडी है, अब ये बॉडी इस सरफेस पे रखी हुई है ना, इस बॉडी को इस सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब इस बॉडी ने इस सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स लगाया हुआ है ना, कितना फोर्स लगाया हुआ है? जितना इसका वेट है भाई, इसका वेट, बॉडी का वेट किधर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड ही तो एक्ट करेगा, है ना। तो इस बॉडी ने इस सरफेस के ऊपर क्या लगाया हुआ है? दैट इज फोर्स लगाया हुआ है। कितना फोर्स लगाया है? जितना इसका खुद का वेट है इतना फोर्स लगाया है, ठीक है। अब इस बॉडी ने इस सरफेस के ऊपर अगर कुछ फोर्स लगाया है
तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली जो सरफेस है ये इस बॉडी के ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अगर बॉडी ने सरफेस पे डाउनवर्ड लगाया है तो सरफेस बॉडी पे किधर लगाएगा? अपवर्ड लगाएगा, सिंपल है ना। तो ये जो फोर्स सरफेस लगा रहा है बॉडी पे, ये जो रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, जो सरफेस अप्लाई कर रहा है बॉडी के ऊपर रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हैं। इसको नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं डियर, जो इसका डायरेक्शन है ना वो हमेशा जो रिएक्शन है ये हमेशा एक्ट करेगा सरफेस के नॉर्मल, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन आएगा क्यों? एक्शन की वजह से। सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगा तो उसके रिएक्शन में सरफेस भी फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को रिएक्शन बोल रहे हैं जो सरफेस लगा रहा है। और क्योंकि वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है तो इसलिए उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इन एन ऑलवेज, नॉर्मल रिएक्शन एन ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to plane of surface, always acts perpendicular to plane of surface। अब ध्यान से देखना भाई, फ्रिक्शन फोर्स की हमने बात की थी। फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा? ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू प्लेन ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन ऑफ सरफेस, और नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। मतलब ये, अब देखो, अब मैं डिफरेंट आपको फिगर से समझाता हूं क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है। देखो भाई, सपोज जल्दी से देखेंगे, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। ये देखो, ठीक है, अलग अलग पोजीशन है बॉडी का अलग अलग पोजीशन है। अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा। देखो भाई ध्यान से, हाँ ध्यान से देखना है। ये देखो, अब डियर ये बॉडी का कुछ मास m है, इस मास m की वजह से ये बॉडी का वेट आएगा mg, किधर की तरफ आएगा? ये डाउनवर्ड आएगा, किधर की तरफ आएगा? डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। इधर भी डियर बॉडी का मास है, ये तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ऑलवेज, इधर की तरफ एक्ट करेगा mg। बॉडी का जो मास है ये ऐसे लगी हुई है बॉडी, ऐसे ना, ये वर्टिकल इधर से, ठीक, ऐसे समझ सकते हो। ये वाली बॉडी तो ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और ये वाली बॉडी ऐसे यहां पे लगाई हुई है इस तरह से, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हो, ये बॉडी डियर किसी एंगल थीटा पे है, इस वाले प्लेन पे एंगल थीटा पे है, इस प्लेन पे, ठीक है। इसका जो मास है mg वो भी किधर एक्ट करेगा? वो भी तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा भाई। वेट तो ऑलवेज डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा ना, चाहे बॉडी किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी एंगल पे हो, वेट तो ऑलवेज डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इधर आएगा, ध्यान से देखना, इस बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स इधर आ रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन एक तो किधर की तरफ आएगा भाई? फ्रिक्शन आएगा ऑलवेज मोशन के अपोजिट, जिधर मोशन होगा या मोशन होने का टेंडेंसी होगा। अगर यहां पे मोशन होने का टेंडेंसी किधर है? राइट की तरफ है, तो फ्रिक्शन आएगा लेफ्ट की तरफ। ये भाई प्लेन है, ठीक है, ये सरफेस है, ये प्लेन ऑफ सरफेस है, तो इसके पैरेलल आएगा फ्रिक्शन इस तरह से। प्लेन ऑफ सरफेस के कैसे आएगा फ्रिक्शन? पैरेलल आएगा लाइक दिस, मोशन के अपोजिट और प्लेन ऑफ सरफेस के पैरेलल आएगा। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा? ये है भाई सरफेस का प्लेन, इसके नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर, सरफेस बॉडी के ऊपर लगाएगा तो नीचे से ऊपर की तरफ ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, और फ्रिक्शन कैसे आएगा? सरफेस के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल और मोशन के अपोजिट, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन कौन अप्लाई करेगा? सरफेस अप्लाई करेगा बॉडी के ऊपर, ठीक है। चलो इस पे देखते हैं भाई, यहां पे जो मोशन होगा वो तो डाउनवर्ड होगा, जो मोशन होगा वो तो डाउनवर्ड होगा,
तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट आएगा और प्लेन के पैरेलल आएगा। ये है ना प्लेन बॉडी, ये प्लेन है, तो यहां पे फ्रिक्शन कैसे आएगा, ये आएगा फ्रिक्शन ऐसे आएगा, ये आएगा फ्रिक्शन इधर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा भाई, ये प्लेन है ना, ये है प्लेन सरफेस का, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर आएगा, इस तरह से आएगा एन, ठीक है। तो ये सरफेस अप्लाई करेगा किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, ठीक है, किधर, दैट इज जो भी इसका प्लेन होगा बॉडी का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करता हूं, अगर ये बॉडी का मोशन होने का टेंडेंसी इधर की तरफ है, मोशन होने का टेंडेंसी इधर की तरफ है डियर, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा, इसके अपोजिट आएगा और प्लेन के पैरेलल। ये है ना प्लेन भाई, जिसके ऊपर बॉडी रखा हुआ है ना वो है प्लेन, ठीक है। तो ये बॉडी रखा हुआ है इस इंक्लाइन के ऊपर, ये प्लेन है, इसके पैरेलल आएगा फ्रिक्शन फोर्स और मोशन के अपोजिट ये आएगा फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स ये आएगा और मोशन के अपोजिट। नॉर्मल रिएक्शन एन कैसे आएगा, अब ये प्लेन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर आएगा ना, इसके नॉर्मल आएगा रिएक्शन, ठीक है, तो रिएक्शन कैसे लगेगा यहां पे, ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ऑलवेज, देख सकते हो यहां पे भी देख सकते हो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये देख सकते हो यहां पे भी देख सकते हो प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन किसको बोल रहे हैं, जिस सरफेस के ऊपर बॉडी को आपने प्लेस किया है ना, ठीक है, उसका जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल आएगा भाई, अगर वो वर्टिकल है तो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल आएगा, अगर वो इंक्लाइंड है तो नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे। क्लियर, ठीक है। इसमें डायरेक्शन में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बोलो, पहले बोलो भाई, डायरेक्शन में किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कैसे नॉर्मल रिएक्शन आएंगे और कैसे फ्रिक्शन फोर्स आएगा। नहीं, ठीक है, चलो फिर देखो, अब तो हमने बात की थी फ्रिक्शन फोर्स डियर एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ कांटेक्ट कैसा है, एक तो इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स फाइंड कैसे करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, देखो डियर, फ्रिक्शन फोर्स एफ, ध्यान से देखना भाई, फ्रिक्शन फोर्स F is directly proportional to normal reaction. Yes, directly proportional to normal reaction. फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना डियर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब यू नो वेरी वेल, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन, इट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन, ये है भाई दिस। यहां पे म्यू क्या है डियर, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है भाई। अब ये नॉर्मल रिएक्शन तो किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन तो उस बात पे डिपेंड करेगा ना कि बॉडी ने सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगाया, जितना बॉडी ने सरफेस के ऊपर लगाया होगा, सरफेस बॉडी के ऊपर उतना ही लगाएगा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन तो उस बात पे डिपेंड करेगा। ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये जो कांस्टेंट वैल्यू हम बोल रहे हैं म्यू, ये डियर यही है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो डिपेंड करेगा कि सरफेस के बीच में कांटेक्ट कैसा है, ठीक है, सरफेस के बीच में कांटेक्ट कैसा है। अगर सरफेस के बीच में कांटेक्ट बहुत ज्यादा स्मूथ है तो म्यू का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, अगर सरफेस के बीच में कांटेक्ट बहुत ज्यादा रफ है तो म्यू का वैल्यू बहुत हाई हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट डिपेंड्स अपॉन कांटेक्ट बिटवीन सरफेसेस, ठीक है, कितना स्मूथ है या कितना रफ है। अगर सपोज टू सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट बिल्कुल ही स्मूथ हो गया, बिल्कुल स्मूथ, तो म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 0, म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आप मेरे को आंसर करो।
आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपको बहुत ज्यादा मस्त स्मूथ टाइल के ऊपर चलना है, और दूसरा केस क्या है कि आपको कंक्रीट की रोड के ऊपर चलना है। कहां पे आपको चलने में इजी होगा भाई? कहां पे आप इजीली चल पाओगे? बहुत ज्यादा स्मूथ टाइल के ऊपर चल पाओगे इजीली, या कंक्रीट की रोड के ऊपर इजीली चल पाओगे? ये दोनों जगह सेम ही है, चलना ही तो है, चल लेंगे, क्या दिक्कत है? बोलो भाई। कंक्रीट रोड ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आप सब लोगों ने ना फील भी किया होगा ये, जब हम कभी मॉल वगैरह में जाते हैं ना घूमने के लिए, तो थोड़ी बहुत देर घूमते हैं ना मॉल में, थोड़ा सा ना हमको थकान सा फील होता है। नॉर्मली आप इतना घूमोगे तो जल्दी थकान फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे चलने में डियर आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। चलने में आपको बहुत ज्यादा, देखो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो पहली बात तो आप चल ही नहीं पाओगे। ठीक है, जब हम चलते हैं तो ऐसे करते हैं ना, चलते हैं तो हम तो पीछे की तरफ कर रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन उसमें आगे की तरफ जाएगा। तो फ्रिक्शन है जो आपको आगे की तरफ लेके जा रहा है। जब आप चलोगे तो ऐसे रखोगे ना पैर पीछे की तरफ, ठीक है, तो फ्रिक्शन आपको आगे की तरफ भेजेगा। अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो आप चल ही नहीं पाओगे ना। अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो आप चल ही नहीं पाओगे। जब भी आप स्मूथ सरफेस पे चलोगे ना, तो स्मूथ सरफेस के लिए म्यू का वैल्यू लेस होगा। म्यू का वैल्यू लेस होगा। आपको आगे की तरफ जाने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो फ्रिक्शन फोर्स है डियर। और अगर म्यू का वैल्यू लेस हो गया, ठीक है, तो सेम फोर्स के लिए एन को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? एन को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम और ज्यादा फोर्स लगा के चलना पड़ता है, हमको और ज्यादा एनर्जी के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल चलते हैं उससे ज्यादा एनर्जी लगता है जब स्मूथ सरफेस पे चलेंगे तो। ये ठीक है, तो ये हो गया भाई F इक्वल टू म्यू इंटू एन। इस यहां से हम फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, यहां से अपन फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करेंगे। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये डिपेंड करेगा कि दो सरफेस का कांटेक्ट है वो कितना स्मूथ है या कितना रफ है, उस बात पर डिपेंड करेगा। यहीं से बस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आज तक जहां पे मैंने ये क्वेश्चन ना देखा हो। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है भाई, देखो सब लोग आंसर करेंगे। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर मैं कोई एक बॉडी प्लेस करता हूं, एक ब्लॉक प्लेस करता हूं लाइक दिस, ये प्लेस करता हूं, और इसका जो मास है, इसका मास है भाई, इसका मास है 10 kg। इसका मास कितना है? 10 kg। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, जितने भी हम यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन का, ठीक है, सो दैट कैलकुलेशन में इजी हो जाए। अभी जी का वैल्यू 10 कंसीडर करोगे आप, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कंसीडर करेंगे अपन, है ना, ये जी का वैल्यू कंसीडर करने वाले। ठीक है, चलो, ये सरफेस है भाई, ये सरफेस है। सरफेस के ऊपर ये आपने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया है, ब्लॉक का मास कितना है? 10 kg। ठीक है, ठीक है। अब ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो म्यू का वैल्यू है, ये मैं बोल रहा हूं कितना है? 0.5। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5। अब इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर डियर क्या अप्लाई करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे इस ब्लॉक के ऊपर। जब इस ब्लॉक के ऊपर हम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे P, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे P, तो ये जो P का वैल्यू है, ये मैं बोल रहा हूं कितना है? 30 न्यूटन। कितना होगा? 30 न्यूटन। आपको बताना है इस कंडीशन में डियर, इन दोनों सरफेस के बीच में ऑब्वियसली फ्रिक्शन आएगा। किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ आएगा ना फ्रिक्शन तो। ठीक है, मोशन के अपोजिट, सरफेस के पैरेलल, प्लेन ऑफ सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ये कितना होगा इस कंडीशन पे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है डियर आपका 100 न्यूटन होगा क्या? ऑप्शन बी है 30 न्यूटन होगा क्या? ऑप्शन सी है 50 न्यूटन होगा क्या? या ऑप्शन डी है 0 होगा क्या?
आंसर करेंगे भाई सब लोग, कितना आंसर आएगा? चलो भाई देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर करेगा। ठीक है, और हाँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, और जिससे कि मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, मैं टाइमर भी लगाऊंगा आज। आज मैं टाइमर भी लगाया हूं, नई चीज सीख के आया हूं, यूज तो करूंगा ही। ये 1 मिनट का टाइम है भाई आप लोगों के पास ये, ठीक है। इसको अपन स्टार्ट करते हैं यहां से, ये लग गया, 1 मिनट में आंसर करोगे आप लोग। टाइमर स्टार्ट हो चुका है भाई। एसके का आंसर आ चुका है 50 न्यूटन। क्या गुल्लू कीट हो जा रही है, देखा 50 बाद 50 आंसर करेंगे। चलो भाई घंटी बज गई, हो गया टाइम, ठीक है, टाइम पूरा हो गया भाई। अच्छा आप लोगों को यार आंसर करना था, सिर्फ मैं देख रहा हूं यहां पे 3 ही आंसर आ रहे हैं। एसके साहब का आया है 50, पवन का आया है हवा का झोंका 50, असमत जी का आया है 5 और अक्षित का आया है 50। 50 मेरे को उम्मीद तो थी, लेकिन एटलीस्ट आई वॉज होपिंग कि एक आंसर तो करेक्ट आए। एक आंसर तो मैं यार उम्मीद कर रहा था कि करेक्ट आएगा। दिल तोड़ दिया आप लोगों ने ना, एक भी आंसर करेक्ट नहीं आया। अरे ये तो मैंने बता दिया, थोड़ा खुद का भी तो दिमाग लगाओ। हो सकता है मैंने बताया हो गलत बता दिया हो। जो लोग 50 बोल रहे हैं, मुझे पता है 50 कौन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों आ रहा है 50। भाई इसका वेट कितना एक्ट करेगा डाउनवर्ड, मुझे पता है। जो लोग गलती कर रहे हैं वो 50 ही बोलेंगे। इसका वेट कितना एक्ट करेगा डाउनवर्ड, भाई इसका वेट कितना करेगा, m इंटू जी, तो कितना हो गया 100 न्यूटन हो गया। डाउनवर्ड कितना हो गया 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा n किसके इक्वल होगा 100 न्यूटन के। n अपवर्ड है, 100 न्यूटन डाउनवर्ड है, n किसके इक्वल हो गया 100 न्यूटन। और f इक्वल्स टू म्यू टाइम्स n कर देंगे, तो f इक्वल्स टू म्यू टाइम्स n कर देंगे। म्यू का वैल्यू 0.5 है, n का वैल्यू 100 है, 50 न्यूटन आ गया जी। 50 न्यूटन, ये आंसर लगा के आ गए 50 न्यूटन, बड़े खुश हैं। हाँ क्वेश्चन ठीक हो गया। और जब आया आंसर की है, ये कैसे गलत हो गया, फिर ये करते हैं वहां बैठ के। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा डियर, पहले तो समझो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखो देखो देखो, समझो। सपोज क्या, यही क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। इधर की तरफ हमने कितना फोर्स लगाया डियर, इधर की तरफ हमने लगाया था 30 न्यूटन का। और आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो, भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो कि फ्रिक्शन 50 न्यूटन है। एक बार लगा के देख लेते हैं, फ्रिक्शन लगेगा किधर, फ्रिक्शन लगेगा इधर। और आप लोग बोल रहे हो कि ये फ्रिक्शन जो इधर लगेगा ये कितना लगेगा, ये 50 न्यूटन लगेगा। ओके, तो अगर मैं इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स फाइंड करना चाहूं, ओ माय गॉड, तो नेट फोर्स कितना आएगा, इधर 30 है, इधर 50 है, नेट फोर्स 20, वो भी इस डायरेक्शन में। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में आपने बॉडी को नेट फोर्स दे दिया। और न्यूटन साहब की बात तो गलत नहीं होगी भाई, न्यूटन साहब ने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नेट फोर्स इक्वल्स टू m टाइम्स एक्सीलरेशन। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स है और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करनी चाहिए। वाह वाह,
क्या ऐसा होगा? फोर्स तो आप इधर लगा रहे हो और बॉडी इधर एक्सीलरेट करवा रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? देख लिया कितना बड़ा ब्लंडर किया आप लोगों ने। तो 50 तो पॉसिबल नहीं है ना, 50 पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा आंसर? भाई दोबारा एक बार ट्राई करो आप लोग, 50 तो नहीं है, ये तो मैंने बता दिया, दोबारा ट्राई करना जरा एक बार, कितना होगा आंसर? क्या जीरो होगा? क्या जीरो मत बोल देना, बता रहा हूं, जीरो मत बोल देना। जीरो बोल दोगे फिर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स इधर आएगा, फिर बॉडी इधर भागी चली जाएगी। खालिद जी बोल रहे हैं 30 होना चाहिए। अच्छा, एसके बोल रहे हैं 30, यस वेरी गुड, 30 होगा भाई, 30 ही होगा, 30 होगा। अब समझो बात को, ऐसा क्यों होगा, और इसको भी समझते हैं इक्वेशन को, ठीक है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ना, ये भी थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, इसको यूज नहीं करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, इसको अभी अपने दूसरे तरीके से यूज करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि डियर, जो म्यू है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये 2 टाइप से हो सकता है। एक तो होगा म्यू एस, म्यू एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होगा म्यू के। म्यू के क्या होगा भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो डियर, अगर बॉडी, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो दो सरफेसेस के बीच में जो म्यू एक्ट करेगा वो ये एक्ट करेगा, ठीक है। जब बॉडी किस पे होगी? रेस्ट पे होगी, तो ये एक्ट करेगा। इसका नाम ही क्या है? स्टैटिक। इसका नाम क्या है? काइनेटिक। अगर बॉडी मोशन में होगी तो ये एक्ट करेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना जो बोलने वाला हूं। बॉडी के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, बॉडी के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, इट इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। इट इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। बॉडी के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, इट इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। मतलब म्यू एस इंटू एन से या तो इसका वैल्यू कम होगा या इसके इक्वल होगा, ठीक है। या तो म्यू एस इंटू एन से इसका वैल्यू कम होगा या इसके इक्वल होगा, ठीक। और अगर आपको म्यू एस और म्यू के अलग अलग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप वही म्यू को कंसीडर करोगे कि यही म्यू एस है और यही म्यू के भी है, ठीक है। क्योंकि जेई के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अलग अलग नहीं देंगे, एक ही म्यू देंगे बस, तो आप म्यू एस और म्यू के उसी को अज्यूम करोगे। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स आप लिखोगे, कैसे लिखोगे? लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स का जो इक्वेशन है इक्वल्स टू म्यू एन नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन है। इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एन। जो म्यू इंटू एन आपने निकाला है ना, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब यहां पे जो आप 50-50 बोल रहे थे ना, ये 50 न्यूटन इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। लेकिन मैंने पूछा इस टाइम पे कितना फ्रिक्शन है? भाई फ्रिक्शन का नेचर क्या है? फ्रिक्शन क्या चाहेगा? फ्रिक्शन की चाहत क्या है? फ्रिक्शन ये चाहेगा कि ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ बनी रहे, ठीक है। और फ्रिक्शन इस कंडीशन में मैक्सिमम कितना आ सकता है? अगर मैं म्यू इंटू एन निकालता हूं तो म्यू इंटू एन मेरे को पता चलता है कि 50 न्यूटन आता है। तो ये क्या है? ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। इन दोनों सरफेस के बीच में इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है। इसका मतलब इन, अगर आप 50 न्यूटन तक का लोड लगाओगे तो ये इसको रेजिस्ट कर लेगा, ये मोशन नहीं होने देगा। 50 न्यूटन फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। बट इस टाइम पे तो आपने 30 न्यूटन ही अप्लाई किया है, तो मोशन ना हो इसके लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? मोशन को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? मोशन को रोकने के लिए तो बस 30 चाहिए। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो 50 है, लेकिन यहां पे मोशन को रोकने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है? 30 तो रिक्वायर्ड है। अगर इधर से 30 न्यूटन लगा दोगे तो मोशन होगा ही नहीं, तो इस टाइम पे फ्रिक्शन 30 ही आएगा बस।
50 नहीं होगा। जब रिक्वायरमेंट ही 30 का है, फ्रिक्शन तो यही चाहेगा ना, दोनों बॉडी बस एक दूसरे के साथ रहे। वो काम तो 30 न्यूटन पे हो गया ना, तो 50 क्यों लगाएगा वो? 50 वो मैक्सिमम लगा सकता है। अगर आप यहां पे 40 न्यूटन लगाओगे ना, फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन भी 40 हो जाएगा। अगर आप 45 लगाओगे, फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन भी 45 हो जाएगा। अगर आप 50 लगाओगे, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन भी 50 हो जाएगा। जैसे जैसे आप P बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? लेकिन फ्रिक्शन का लिमिट है कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू से आगे नहीं जाएगा। इस कंडीशन में फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन। जैसे ही आपने ये लोड 50 से ऊपर किया, अब फ्रिक्शन का वैल्यू 50 फिक्स हो गया, अब उससे ऊपर नहीं होगा। अब हमेशा फ्रिक्शन 50 रहेगा उसके बाद। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो भाई, सपोज मैच हो रहा है, मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग कर ली, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग कर ली, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 20-20 हो रहा है भाई, 20-20 कराते हैं चलो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 160 रन्स बनाए। अब आई इंडिया की बैटिंग। अब इंडिया की जब बैटिंग आई सॉरी सो इंडिया ने क्या किया, 160 बना दिए। ठीक है, कितने ओवर में? 18 ओवर में। भाई इंडिया की जो कैपेबिलिटी थी इस पिच पे 180 बनाने की थी, लेकिन जीतने के लिए इंडिया को चाहिए थे 160, उन्होंने 18 ओवर में बना दिए। अब क्या इंडिया वाले ये बोलेंगे क्या, हमें नहीं पता, हमारी तो 180 की कैपेबिलिटी, हम तो पूरा 180 बनाएंगे, पूरा 20 ओवर खेलेंगे। अरे मैच जीतने के लिए तो 160 ही चाहिए, तो 160 बन गए, खत्म। अगर ऑस्ट्रेलिया 170 बनाता तो इंडिया बना देता 170, अगर ऑस्ट्रेलिया 180 बनाता इंडिया बनाता 180, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 185 बना देगा, इंडिया की कैपेबिलिटी 180 से ऊपर की है ही नहीं। अब ये यहीं पर रुक जाएंगे। ऐसे ही फ्रिक्शन है, जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन आएगा, जितना लगाओगे उतना फ्रिक्शन आएगा। कब तक? जब तक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच नहीं करेगी। जैसे ही आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को रीच करोगे, उससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, फिर फ्रिक्शन उतना कांस्टेंट हो जाएगा और बॉडी फिर किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। नहीं तो जब तक बॉडी किस में रहेगी? आपकी रेस्ट में रहेगी। बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बोलो, पहले बताओ भाई, ये बात सबको समझ में आई? यस और नो बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में। क्लियर? इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बड़ा पूछते हैं अभी एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा पहले यहां पे, कि अब क्या करेंगे अपन। ये देखो, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी नीड नहीं होगी अपने को ना। बड़ी छोटी है, चलो ठीक है। ये तो भाई क्या करेंगे, अब ध्यान से रख देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो म्यू एस इंटू एन, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज म्यू एस इंटू एन। ये जो है ना डियर, दिस इज कॉल्ड दी मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा एक, तो इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। और क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। और क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है ना, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं जाएगा। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेते इन दोनों सरफेसेस के बीच में व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तब आपका आंसर 50 होता भाई। लिमिटिंग वैल्यू मतलब मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन आ सकता है दोनों सरफेसेस के बीच में, वो है। लेकिन इस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन आएगा वो तो 30 ही आएगा। इस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना आएगा? 30 ही आएगा। यहां पे इस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना आएगा? 30 ही आएगा। तो ये आंसर यहां पे गलत होगा, यही करेक्ट होगा भाई। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा यहां पे? इक्वल्स टू 30 न्यूटन। ठीक है,
देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, इसको देखो, तो म्यू एस इंटू एन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूं यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की, आप सब लोगों ने फील किया होगा भाई कभी ना कभी। अगर आप सपोज कोई बहुत हैवी बॉक्स है, उसको आप पुश कर रहे हो मोशन में लाने के लिए, वो रखा हुआ है, आप उसको पुश कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, इनिशियली उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है ज्यादा। अगर वो एक बार मोशन में आ गया तो उससे भी कम फोर्स पे फिर वो मोशन मेंटेन रहता है। सब लोगों ने कभी ना कभी फील किया होगा ये चीज ना, ठीक है, सब लोगों ने ये चीज कभी ना कभी फील किया ही होगा, आप लोगों ने ये चीज। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मोशन में है तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दोनों सरफेस के बीच में वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है ना डियर, उस टाइम पे उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट है। एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो गया फिर उससे कम फोर्स पे भी मोशन मेंटेन रहता है, उससे कम फोर्स पे भी मोशन मेंटेन रहता है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो म्यू एस का वैल्यू है वो क्या होता है, ग्रेटर देन म्यू के। यही तो मतलब हुआ ना, स्टैटिक कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा किस कंडीशन से, काइनेटिक कंडीशन से। एन तो सेम है दोनों पे, एन तो किस पे डिपेंड करेगा, वेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा मतलब म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, तभी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो म्यू एस ग्रेटर देन होगा किससे, म्यू के से। यहां पे आप इनका डिफरेंस भी देख सकते हो भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन का और काइनेटिक फ्रिक्शन का। जो मैंने आपको बात बताया है वही बात यहां पे लिखी भी है। ठीक है, सो होगा क्या, कैसे यूज करेंगे भाई, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान सुनना मेरी बात। पहले इसको बाद में बात करेंगे, पहले इधर सुनो। P है बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल लोड, P है एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड। ठीक है, N आपको पता ही है, N क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। डियर अगर P का वैल्यू और म्यू एस क्या है, म्यू एस है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू के क्या है डियर, म्यू के है काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ध्यान से देखना, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर P जो एक्सटर्नल लोड है, P जो एक्सटर्नल लोड है उसका वैल्यू, P जो एक्सटर्नल लोड है अगर उसका वैल्यू लेस देन है, इक्वल्स टू है किससे, म्यू एस इंटू एन से। म्यू एस इंटू एन क्या है भाई, म्यू एस इंटू एन है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। अगर एक्सटर्नल लोड का वैल्यू म्यू एस इंटू एन से कम है तो इसका मतलब बॉडी आपकी किस में होगी, स्टैटिक कंडीशन में होगी। बॉडी किस में होगी, स्टैटिक कंडीशन। और जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में होगी उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स आप कैसे फाइंड करोगे, लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन से करो। फ्रिक्शन फोर्स कैसे फाइंड करोगे, लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन से करोगे। ठीक है, दैट मीन्स इफ P इज लेस देन म्यू एस इंटू एन, अगर P का वैल्यू म्यू एस इंटू एन से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे किसके इक्वल होगा, P के ही तो इक्वल होगा जितना एक्सटर्नल लोड है, जो अभी हमने एग्जांपल देखा था। फ्रिक्शन फोर्स तो P के इक्वल होगा उस टाइम पे। ठीक है, बट डियर अगर जो एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल फोर्स है P, अगर वो ग्रेटर हो जाता है किससे, म्यू एस इंटू एन से, इसका मतलब अब आपकी जो बॉडी है वो मोशन में है। अब जो आपकी बॉडी है डियर वो मोशन में है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बॉडी किस में आएगी, मोशन में आएगी। इस टाइम पे जो अब आप फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज करोगे वो क्या होगा, अब बॉडी मोशन में है तो म्यू के यूज करेंगे, म्यू के इंटू एन। अब इस फॉर्मूले से फ्रिक्शन निकालोगे, इस फॉर्मूले से फ्रिक्शन निकालोगे भाई, इस फॉर्मूले से फ्रिक्शन निकालेंगे। एक क्विक एग्जांपल से समझते हैं बहुत जल्दी। देखो एक क्विक एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। इसके बाद किसी का डाउट नहीं रहेगा, फिर भी अगर रह गया
तो उसको भाई क्लियर करके चलेंगे। देखो ध्यान से देखना, सब कुछ कवर कर लेंगे इस एग्जाम्पल में। हम इस एग्जाम्पल में सब कुछ कवर कर लेंगे। इसके बाद बेसिक फ्रिक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। ध्यान से देखना है, सेम वही है भाई, सेम वही है। बॉडी का जो मास है वो 10 kg, बॉडी का मास 10 kg, ठीक है। ये लगा है एक्सटर्नल फोर्स P, म्यू का वैल्यू है डियर 0.5, म्यू का वैल्यू है 0.5। अब आप लोग आंसर करोगे, इधर देखना भाई, हाँ इधर देखना ध्यान से। इधर देखना है क्या होगा। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे P का वैल्यू लिखूंगा, इधर P का वैल्यू लिखूंगा मैं कितना है, आप मेरे को बताओगे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, और इधर नेट फोर्स हम बताएंगे कितना आएगा, नेट फोर्स, और फिर हम बताएंगे यहाँ पे बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना होगा। अब बहुत जल्दी जल्दी हम ये गेम खेलेंगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर करोगे आप लोग, ठीक है। चलो अगर मैं बोलता हूं P का वैल्यू अगर 20 है, ये जो P लग रहा है ना इसका वैल्यू अगर 20 है, फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, जल्दी बोलो भाई, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। अगर P का वैल्यू 20 है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। और यहां पे मैं एक चीज और बोल देता हूं कि म्यू एस का वैल्यू 0.5 है और सपोज म्यू के का वैल्यू 0.45 है, म्यू के का वैल्यू 0.45, P का वैल्यू 20 है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा सरफेस के बीच में इस टाइम पे, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी आंसर करो भाई अब लोग, ठीक है जल्दी आंसर करेंगे। नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा है, इसका वेट लग रहा है 100 एट 10 into G। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा N भी कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। सो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस इंटू एन का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 100, तो म्यू एस इंटू एन का वैल्यू कितना है 50 न्यूटन। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, ये क्या हो सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन। लेकिन इस टाइम पे लोड कितना लग रहा है 20, इस टाइम पे लोड कितना लग रहा है, इस टाइम पे लोड लग रहा है 20, इस टाइम पे फ्रिक्शन कितना होगा। आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, कितना होगा 20 होगा, ठीक है बिल्कुल 20 तो होगा ना, 50 तो मैक्सिमम हो सकता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इस टाइम पे लोड 20 लग रहा है तो फ्रिक्शन भी कितना होगा 20 होगा। अगर लोड भी 20 है फ्रिक्शन भी 20 है, बॉडी रेस्ट पे होगी, ऑब्वियसली रेस्ट पे होगी, तो बॉडी रेस्ट पे होगी तो नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगर P का वैल्यू बढ़ा के 40 कर दे, P का वैल्यू बढ़ा के 40 कर दे, ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, P का वैल्यू अगर 40 कर दे, अब फ्रिक्शन कितना आएगा जल्दी बोलो, अब फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन अब 40 हो जाएगा बढ़ के, बिल्कुल ठीक है, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बढ़ के 40 हो जाएगा। नेट फोर्स अभी भी 0 है बॉडी के ऊपर, ओके, एक्सीलरेशन 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर P का वैल्यू 50 कर दूं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा भाई, अगर P का वैल्यू 50 कर दे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, कितना आएगा 50 हो जाएगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम जा सकता है ना 50 तक, मैक्सिमम फ्रिक्शन जा सकता है 50 तक, तो P का वैल्यू अगर 50 कर दे तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और नेट फोर्स कितना आएगा बॉडी पे, नेट फोर्स अभी भी 0 आएगा, तो एक्सीलरेशन 0। भाई ध्यान से सुनना बात, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 65 कर दिया, नेट फोर्स 65 कर दिया, फ्रिक्शन कितना आएगा बोलो, नेट फोर्स 65 कर दिया, फ्रिक्शन कितना आएगा जल्दी बोलो। बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स 65 है भाई, एक्सटर्नल फोर्स 65 है, चेक कर लो। अब अगर P का वैल्यू डियर 65 है, म्यू एस एन का वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 50, तो P ग्रेटर देन हो गया ना म्यू एस इंटू एन से, और P ग्रेटर देन अगर म्यू एस इंटू एन से हो गया तो बॉडी तो मोशन में आ गई डियर,
और अगर बॉडी मोशन में आ गई, अब फ्रिक्शन कितना हो गया, अब फ्रिक्शन कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन हो जाएगा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब म्यू के इंटू एन होके कांस्टेंट हो जाएगा, 50 नहीं होगा, हर्षित का ठीक है 45 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, दैट इज क्योंकि म्यू के का वैल्यू 0.45 है, 0.45 इंटू एन कितना है 100, कितना आ जाएगा 45 न्यूटन। ठीक है, अब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, अब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 20 न्यूटन का आएगा भाई, 20 न्यूटन का। एक्सटर्नल फोर्स 65, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 45, नेट कितना मिलेगा 20। ठीक है, सो नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन। नेट फोर्स 20 है, बॉडी का मास कितना है 10 इंटू एक्सीलरेशन, तो बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा इस टाइम पे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा भाई, चेक कर लो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बॉडी एक्सीलरेट कर रही होगी इस टाइम पे। सिमिलरली अगर मैं लोड बढ़ा के 75 कर दूं, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा के 75 कर दूं, अब फ्रिक्शन कितना होगा, अब ये फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया भाई, अब फ्रिक्शन कितना रहेगा 45 ही रहेगा, अब कभी भी चेंज नहीं होगा। अब कितना भी आप फोर्स बढ़ा लो, फ्रिक्शन 45 ही रहने वाला है। अब नेट फोर्स कितना आ गया बॉडी के ऊपर 30 का, और नेट फोर्स अगर 30 का है तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आएगा। इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया अगर अभी भी, तो मेरे को बता दो भाई प्लीज। इसमें अगर अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो बता दो मेरे को। अशफाक जी को क्लियर है, और किसी को कोई डाउट हो कुछ हो तो भाई बता दो प्लीज। ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू फैजान। तो इस तरह से भाई अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन के साथ, तब आएगा मजा। ठीक है, ओके। इसका अगर मैं आपको एक कर्व दिखा दूं तो और मजा आएगा। देखो एक कर्व भी अगर मैं आपको दिखा दूं इसका, देखो भाई ध्यान से, दिस इज द कर्व बिटवीन, ध्यान से देखना बिल्कुल, दिस इज द कर्व बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स P एंड फ्रिक्शनल फोर्स F। फ्रिक्शन फोर्स F और एक्सटर्नल फोर्स P में ये कर्व ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, सो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 होगा, आपको पता है। और जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, है ना। चलो बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा P, जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर प्लीज, लेट मी चेंज द कलर, आई वांट ग्रीन। चलो, तो जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे F भी तो बढ़ेगा, वैसे वैसे F बढ़ेगा। ये कब तक होगा, ऐसा कब तक चलेगा, ये कब तक इंक्रीज करेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक F का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज F का वैल्यू जब कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, μs इंटू एन। ये है ना फ्रिक्शन का डियर मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है P के साथ, कब तक बढ़ेगा, जब तक F फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो रहा है, μs इंटू एन। मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर गया। अब बॉडी मोशन, अभी तक बॉडी स्टैटिक है, अभी तक बॉडी स्टैटिक है, मोशन में नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही अब आप और ज्यादा लोड इंक्रीज करोगे, और ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन एकदम से थोड़ा डिप करेगा, क्योंकि अब काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, और उसके बाद वो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहां से ये जाएगा इस तरह से, और अब यहां से ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा पूरा कांस्टेंट।
अब आप कितना भी फोर्स इंक्रीज कर दो, अब ये इंक्रीज नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। तो ये वाला जो फ्रिक्शन, ये जो है दिस वन, ये जो फ्रिक्शन है, ये कौन सा वैल्यू है फ्रिक्शन का, ये वाला जो कांस्टेंट हो गया है। अब ये है म्यू के इंटू एन, दिस इज म्यू के इंटू एन, ओके। ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू एन, ये होगा भाई। जैसे जैसे आप पी बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन बढ़ेगा, पी बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन बढ़ेगा, पी बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव ना कर ले, म्यू एस इंटू एन को। कर लिया इसने अचीव, ठीक है। अब अगर आप और ज्यादा फोर्स इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। कहां तक डिक्रीज करेगा? म्यू के इंटू एन तक। उसके बाद फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी फोर्स बढ़ाओ, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया है, अब उतना ही फ्रिक्शन लगा रहेगा, ठीक है भाई। क्लियर हुआ ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये भी लिखा हुआ था, ये मैंने आपको बताया, ये रहा, अंडर मोस्ट सर्कमस्टांसेस इट इज इजियर टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग देन टू स्टार्ट इट्स मोशन, सो यूजुअली म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। ये तो हमने बात बताई दी, ठीक है, दैट इज। अब यहां पे बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, यहां पे बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, बट उससे पहले एक दो चीज मैं आपको और करवाना चाहूंगा भाई। क्या? देखो, देखो भाई, अगेन m का वैल्यू 10 है। अब यहां पे इसके बीच में जो लग रहा है म्यू का वैल्यू वो कितना है? 0.3 है। अब यहां पे आपको ये लगा हुआ है फोर्स P, ठीक है। अब आपको बताना है, अब मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ P, मिनिमम वैल्यू ऑफ P, मिनिमम वैल्यू ऑफ P टू स्टार्ट द मोशन, minimum value of P required to start the motion, minimum value of P required to start the motion, ये बताओ क्या होगा आंसर, बोलो भाई। 31 31 30.5 क्यों नहीं बोला? ये 30.1 क्यों नहीं है? 30, ओके। देखो भाई, बॉडी को मोशन में लाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? यहां पे जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है उतना ही लगाओगे ना। बॉडी को मोशन में लाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, या मैं बोलूं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। यहां पे तो म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया हुआ ही नहीं है, एक ही दिया हुआ है, तो म्यू इंटू एन लेंगे। सो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? इट इज 0.3 इंटू एन, अगेन कितना हो जाएगा? 130 न्यूटन। भाई फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो कितना लग सकता है? 30 लग सकता है, ये 30 है। तो मोशन स्टार्ट करने के लिए डियर, जो P मिनिमम का वैल्यू है, देखो एक्चुअल में तो P मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन 30, लेकिन आपका जो आंसर होगा ना वो हमेशा 30 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा आंसर आप 30 लिखोगे, क्योंकि कोई ऐसे तो 30.1 बोलेगा वो भी ठीक है, कोई 30.2 बोलेगा वो भी ठीक है, कोई 30.5 बोलेगा वो भी ठीक रहेगा, कोई 30.01 बोलेगा वो भी ठीक है, 30.001 बोलेगा वो भी ठीक है, ठीक है, वो सब ठीक ही है। तो करेक्ट आंसर उतना ही होगा जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उतना ही कोई आंसर कोई करेक्ट मानते हैं बस, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है उतना फोर्स लगा दोगे तो मोशन में आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो भाई एक और देखो, जल्दी बताओ इसमें क्या करेंगे। हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है।
चलो भाई, ये यहां पे डियर मैंने प्लेस किया हुआ है ब्लॉक, ये 30 डिग्री के एंगल पे प्लेस है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो 30 डिग्री का एंगल है, उस पे एक ये ब्लॉक प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अगेन इस जो ब्लॉक का मास है वो 10 kg है, ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg है, 10 kg। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दिस एंड दिस अगेन कितना है 0.3। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं P, इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं P। ये अगेन क्या बताना है, अगेन आपको बताना, ये P फोर्स सरफेस के पैरेलल है भाई, है ना, इसको सरफेस के पैरेलल ले लो। ये लगाया फोर्स P। अगेन क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ P टू स्टार्ट द मोशन। चलो भाई आंसर करेंगे सब लोग, मिनिमम वैल्यू ऑफ P टू स्टार्ट द मोशन, टू स्टार्ट द मोशन। इस क्वेश्चन को करने के लिए डियर मैं आपको फर्स्ट टाइम करेंगे इंक्लाइंड प्लेन वाला, मैं 2 मिनट्स का टाइम दूंगा, 2 मिनट में आप लोगों को ये सॉल्व करना है। और मैं टाइमर प्लेस कर दूं, अगर ठीक है, ये 2 मिनट का टाइम है, सब लोग इसका आंसर करेंगे भाई। यार अरे यार, जो बच्चा था ना आसिफ, जो आया था डेमो वाला, वो भाग गया। कब से भागा हुआ है वो? बिस्कुट खिलवा दो। आंसर कर दो। मेरे को भी करवाओ। 50√3 15√3। हाँ जी, एक ही आंसर आया है, ओनली 1 आंसर आई हैव रिसीव्ड, अक्षित का। पेन किधर रख दिया? करना चाहिए था सॉल्व आप लोगों को ना। देखो भाई कैसे करेंगे, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। भाई प्रीवियस क्वेश्चन में तो जो मिनिमम फोर्स था वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल हो गया था ना, बट यहां पे जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन वो सिर्फ मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल नहीं होगा। यहां पे तो मोशन को कौन अपोज कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन ही तो अपोज कर रहा था, ठीक है, तो उसको ओवरकम कर दिया। बट यहां पे डियर सिर्फ फ्रिक्शन ही नहीं है जो मोशन को अपोज करेगा, उसके साथ कुछ और भी है जो मोशन को अपोज करेगा। देखते हैं, चलो आ जाओ भाई। वेट तो ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा,
वेट ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा। कितना एक्ट करेगा? 100 न्यूटन का, है ना। वेट ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा 100 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा यहां पे? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस के नॉर्मल आएगा ना। सो नॉर्मल रिएक्शन आएगा कुछ इस तरह से, ये आएगा सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से आएगा एन, ये आएगा एन नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन और ये वाला जो वेट एक्ट कर रहा है जहां पे mg, इसके बीच का एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना होगा डियर? ये भी तो 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? अलग से बना देंगे इसका फिगर। ये भी तो 30 डिग्री होगा एंगल, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ज्योमेट्री की हमेशा ध्यान रखना, एंगल के इस तरह का जो एंगल का चक्कर है ना, इसमें आप कभी उलझोगे ही नहीं। क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है, दो लाइन सेगमेंट के बीच का जो भी एंगल होगा, कोई भी दो लाइन सेगमेंट है उनके बीच में कुछ भी एंगल हो, अगर उन दोनों लाइन सेगमेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उन दोनों परपेंडिकुलर के बीच भी एंगल सेम होगा हमेशा। कोई भी दो लाइंस ले लो, उन दो लाइंस के बीच में जो भी एंगल होगा, उन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल सेम होगा, है ना। तो यहां पे ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल कितना है? 30 है। और यहां पे मैं क्या पूछ रहा हूं, एक तो वर्टिकल लाइन, भाई वर्टिकल लाइन तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है, और एक ये वाली लाइन, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी तो 30 डिग्री होगा। बस ये ध्यान रखो, है ना, बस इतना करना है, हो गया। तो ये एंगल भी कितना होगा भाई? 30 डिग्री होगा, ठीक है। सो डियर यहां पे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मोशन होना है, इस डायरेक्शन में। तो दूसरी डायरेक्शन कौन सी आएगी? इसके परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। तो mg को रिजॉल्व करेंगे डियर, तो एक तो कंपोनेंट आएगा mg का, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट होगा mg का, कौन से वाला? ये वाला। ये कंपोनेंट कितना होगा? ये कंपोनेंट होगा mg दैट इज sin 30, mg sin 30। भाई जिसके साथ एंगल है वो cos, दूसरे वाला sin। एक कंपोनेंट ये आएगा mg का, ये कंपोनेंट आएगा एक ये कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos 30, mg cos 30, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ आएगा? फ्रिक्शन फोर्स तो मोशन को अपोज करेगा, तो इधर की तरफ आएगा, ये आएगा फ्रिक्शन। डियर अब मोशन स्टार्ट करने के लिए चेक कर लो, जो P का मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? एक तो P को फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन ये जो लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स, और प्लस mg sin 30, इतना होगा ना P। अब mg sin 30 भी तो मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन भी मोशन को अपोज करेगा, तो इन दोनों को ओवरकम करना है ना। तो P किसके इक्वल होगा? mg sin 30 प्लस मैक्सिमम फ्रिक्शन, mg sin 30 प्लस मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। सो कितना होगा ये? दैट इज P मिनिमम। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? वही म्यू इंटू एन प्लस mg sin 30 म्यू इंटू एन। एन कितना होगा? इस डायरेक्शन में अगर फोर्स को बैलेंस करेंगे तो एन कितना होगा भाई? इधर देख लो, इधर एन है, एन के अपोजिट में कितना है? mg cos 30। एन कितना है? mg cos 30, ओके। तो mg कितना है? वेट कितना है? 100। तो मिनिमम कितना आएगा? P मिनिमम कितना आएगा? इक्वल्स टू 0.3 इंटू 100 cos 30 प्लस 100 sin 30 प्लस 100 sin 30। ये आपका आंसर आ गया। 100 अगर कॉमन ले ले तो 0.3 cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे भाई, जो भी आएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1.7 इंटू 0.3 कितना हो गया? क्या 1.25 0.5 0.75 75.9 आएगा एग्जैक्ट, दैट मच ऑफ न्यूटन।
इतना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा भाई यहां पे मोशन स्टार्ट करने के लिए। ये किसी को नहीं समझ में आया हो, इसमें कुछ कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो बोलो भाई। इसमें किसी को कुछ भी चीज ऐसी हो जो नहीं समझ में आया तो बोलो। ये सबको क्लियर है ना भाई? यस और नो तो बता दिया करो, यस और नो बता के चलो भाई। ये तो डाउट है तो डाउट पूछो या बोलो क्लियर है। ठीक है, हाँ तो कुछ तो बोलो तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे भाई फ्रिक्शन के प्रॉब्लम। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर मैं बात करता हूं डियर, अब थोड़ा सा यहां पे फास्ट चलेंगे, सिंपल चीजें आ गई हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, वही मेन, वो अगर एक बार क्लियर है ना तो फ्रिक्शन में आप आगे क्लियर कर लोगे आप। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है डियर? इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज दी, रेड दिख रहा है क्या अच्छे से ना? बहुत ही गंदा, बहुत ही बेकार। इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, उसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी एंगल बनेगा उसको बोलते हैं भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी बना के दिखा देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ पे नॉर्मल, अच्छा ठीक तो लिखा था, क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। ये देखो भाई जल्दी से देखेंगे, क्विक। क्या है ये सरफेस है, ये इसके ऊपर रखा है ब्लॉक। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे? ये आपने अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया इधर P, तो फ्रिक्शन किधर जनरेट होगा भाई? फ्रिक्शन जनरेट होगा इधर की तरफ फ्रिक्शन आएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ये N। तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो इधर की तरफ जाएगा ना, कुछ बोलो, इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ जाएगा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे ड्रॉ करके दिखा दूं आपको, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो मिलेगा भाई आपको ना। ये है P, अगर ये P है तो ये इधर की तरफ हो गया भाई फ्रिक्शन फोर्स F, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया फ्रिक्शन, यू कैन एक्सटर्नल फोर्स P, इसके अपोज में ये आएगा फ्रिक्शन फोर्स, और ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के जो बीच का जो इनका रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तो ऐसे आएगा ना, इनके बीच में ये आएगा रिजल्टेंट, इधर ये आएगा इनका रिजल्टेंट R। किसका? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट ये आएगा ना R। इस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनेगा थीटा, और फाई बोलेंगे इसको, फाई। इस रिएक्शन का जो इस रिजल्टेंट R का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनेगा ना, फाई, ये जो फाई है, इसी फाई को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं फ्रिक्शन एंगल। क्या बोल रहे हैं इसको? फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो कुछ क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा ये। ठीक, तो अगर मैं इसको इधर लाके दिखा दूं आपको, ये होगा N, ये होगा F। देखो इधर ये N है, ये क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स है, और ये क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन है, सॉरी ये इनका रिजल्टेंट है, दिस। इस तरह से होगा। ये एंगल कितना है? ये एंगल है फाई। अगर मैं इसको उठा के यहां पे लगा दूं, एक मिनट, इसको ना अगर हम स्केल से बनाएंगे तो और मजा आएगा। देखो भाई, देखो ध्यान से, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा यहां पे, ये आएगा इनका रिजल्टेंट इस तरह से। ठीक है, ये आएगा रिजल्टेंट
ये, ठीक है। देखो ध्यान से, ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन N, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स F, और ये हो गया इनका रिजल्टेंट R। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को बोल रहे हैं फाई, इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, फाई बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है वेक्टर है, इसको उठा के इधर लगा दो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। चलो चलो भाई, इसको बोलो इधर चलो, इधर चलो, इसको यहां पे लगा दिया, इक्वल वेक्टर ही तो है। तो यहां पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं आपको लगाता हूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं बोल दूं tan फाई, tan फाई का वैल्यू बता दो, तो tan फाई क्या होगा, tan फाई क्या आएगा, इधर से बोलो, tan फाई कितना आएगा, दैट इज, ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया n, तो tan फाई कितना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन n, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन n, है ना। एंड वी ऑल्सो नो दैट इज दिस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ले लूं तो म्यू इंटू एन, तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एन का वैल्यू कितना आएगा, म्यू आएगा भाई, कितना आएगा, म्यू आएगा। सो यहां से tan फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू, tan फाई इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट रिलेशन बनता है डियर। यहां से अगर आपको फ्रिक्शन एंगल पता है तो आप म्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और अगर म्यू का वैल्यू पता है तो फ्रिक्शन एंगल फाई कर सकते हो, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। अगर आपको कभी फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन एंगल दिया है तो वहां से आप म्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एंगल दिया है तो म्यू का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में है, नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट के बीच में। रिजल्टेंट किस किस का, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। फाई, तो फाई किसके इक्वल आएगा यहां पे, दैट इज tan इनवर्स म्यू के। फाई किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स म्यू के। एक बात बस ध्यान रखना, यहां पे जो मैं फ्रिक्शन फोर्स ले रहा हूं ना डियर, ये फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, ये बोल सकते हो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है। उस कंडीशन पे ये रिलेशन वैलिड है, क्योंकि यहां पे मैंने फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एन को म्यू से रिप्लेस किया है ना, वो तभी तो कर सकता हूं मैं जब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एन के इक्वल होगा, और ये तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, ये इक्वेशन कब वैलिड होगा, जब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट कर रहा होगा, उस टाइम पे ये रिलेशन वैलिड है। जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट कर रहा होगा उस टाइम पे ये रिलेशन वैलिड होगा। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी का तो बोलो, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई नहीं, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। अशफाक भी आप ही हो गए। क्लियर, चलो फिर ठीक है। सो भाई इतना ही करेंगे आज, ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, ओके। क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे फिर उसमें एंगल ऑफ रिपोज वगैरह है, उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। आज इतना ही करेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ फ्रिक्शन कंप्लीट हो नहीं पाएगा अपना, ये एंगल ऑफ रिपोज है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चंस भी आपको बताने हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एक काम करेंगे, मैं अभी जो आपको शीट्स मिलेगी ना उसमें क्वेश्चन मिलेंगे डियर आपको, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखोगे, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। सो फ्रिक्शन अभी बचता है हमारा नियर अबाउट 45 मिनट्स का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इतना आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आना और ये 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जो मैकेनिक्स की वर्क बुक है वो आपको टुमारो, ठीक है, बाय मंडे आपको मिल जाएगी। टुमारो आपको मैकेनिक्स की वर्क बुक सब लोगों को जिन्होंने भी एनरोल किया है उनको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। चलो भाई, अब अनम्यूट करके आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो बोलो। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कुछ बताना हो, सो आप बोल सकते हो। यस यस यस, गुड इवनिंग, बोलो बोलो प्लीज। नहीं नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। जो भी कंसर्न फैकल्टी है ना, जैसे जो सब्जेक्ट अगर मैं ले रहा हूँ,
आपको अगर दिन में कभी भी अगर डाउट आता है ना, तो आप सिर्फ क्या करो, नंबर्स आपके पास होंगे फैकल्टीज मेंबर के, आप सिर्फ उसका पिक लेके ना और डाउट लिख के व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। कॉल मत करो, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो, तो फैकल्टी अगर उस टाइम पे फ्री होगा तो तुरंत रिप्लाई आपको आ जाएगा, या जब भी फ्री होंगे आफ्टर हाफ एन आवर 1 आवर तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा तुरंत। बुक से आप लगाओगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। छोटे से डाउट के लिए आप बुक से जाओगे, ठीक है, या कोई भी अगर जो रेफरेंस होगा तो फैकल्टी आपको तुरंत प्रोवाइड कर देगा, सो डेट आप उसको इजीली समझ पाओ, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ पे भी होता है, ठीक है, जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं वो डाउट पूछते हैं इस तरह सब फैकल्टीज से। तो किसी भी टाइम, जिस टाइम भी आप पढ़ रहे हो, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, उसका फोटो क्लिक करो और कंसर्न फैकल्टी को आप व्हाट्सएप पे उसको तुरंत कर दो। जैसे ही फैकल्टी फ्री होगा तुरंत रिप्लाई करेंगे फिर आपको, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है भाई, कोई डाउट हो? देखो, मैं तो देखो क्या होता है, मैं तो सबको ये एडवाइस करता हूं कि बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन अब वो डिपेंड करता है ना आपके पास टाइम कितना है, आप और साथ में क्या कर रहे हो, एग्जाम में कितना टाइम है। अभी जैसे एग्जाम में यहाँ पे आपके पास अभी इतना टाइम होगा नहीं कि आप प्रॉपर पूरा बुक पढ़ के कर लो। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, यहां से आपको ये जो भी आप पढ़ रहे हो, ये जो भी आपके नोट्स बन रहे हैं, ये प्लस वर्कबुक मिलेगी वो सॉल्व करना है। उसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कहीं से लेना चाहो, कोई भी वो एक ले लो, ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जेई प्रीवियस ईयर ले लो, उसमें बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, एसएससी जेई के सारे 20 ईयर से क्वेश्चन मिलेंगे, वो सॉल्व करो। और आप ये देखो जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्या उससे आप 70-80% क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसे चलते रहने दो। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक बार फैकल्टी के साथ डिस्कस कर लो, सर ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, आगे कोई बुक पढ़नी चाहिए या कुछ और फैकल्टी अगर रिकमेंड करे आपको तो फैकल्टी से एक बार कंसर्न कर लो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स का बुक लेके बैठोगे तो हो नहीं पाएगा, उसके लिए तो 1 साल लगेगा पूरा। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो भाई? नहीं, चलो फिर एंड करते हैं इस सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। अच्छा, ये भी तो चक्कर है। हाँ,